दोस्तों पूरे इंटरनेट पर चर्चा है कि 15 सितंबर को दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि नासा का हाई अलर्ट जारी हुआ है और ये अलर्ट जारी इसलिए हुआ है क्योंकि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है, एक क्षुब्ध ग्रह, एक छोटा ग्रह बढ़ रहा है। और इससे पहले एक इसी तरह का ग्रह तब गिरा था जब पूरे पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए थे और इसकी डेट 15 सितंबर बताई जा रही है। क्या सच में 15 सितंबर को पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी? कितना बड़ा है ये एस्ट्रॉयड? हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक अमरपाल सिंह हैं, इनसे हम जानेंगे उस एस्ट्रॉयड के बारे में, समझेंगे कि क्या होता है एस्ट्रॉयड और कैसे पृथ्वी पर आता है, डायनासोर कैसे खत्म हो गए थे, ये सब तमाम चीजें समझेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये एस्ट्रॉयड आ रहा है, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दीजिए। आ तो रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्योंकि होता क्या है, ये जो है दुनिया समाप्त हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। दुनिया समाप्त नहीं होने वाली है अभी है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स इन्हें गिना गया है, माने जो भविष्य में खतरा हो सकते हैं। उन हजारों एस्ट्रॉयड्स को पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने मार्क किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उसी में से एक ये भी है। उसी में से एक अभी जो नया खोजा गया है, इसका नाम 2024 ON जो नाम है अभी खोजा गया है पिछले कुछ दिनों में ही। एक नया एस्ट्रॉयड है, यूं कह सकते हैं। और इसकी जो अगली कक्षा होगी वो 10 साल में फिर ये अपनी एंट्री करेगा पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ के लिए। लेकिन अब ये काफी दूर है, यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। नजदीक का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी और हमारा जो चांद है उसके बीच में 3,84,000 की दूरी है। 3,84,366.66 किलोमीटर की दूरी है। तो अब जैसे अगर हम बात करें हमारे सूर्य की दूरी, तो ऑन एन एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ब्रह्मांडीय दूरियां जो हैं वो ज्यादा दूरियां नहीं होती हैं ब्रह्मांडीय दूरियों में अगर हम मेजर करें तो। अब अगर वैसे ही देखें तो विज्ञान की भाषा में इससे जो नाम दिया गया है 2024 ON एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो है क्या कि हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टा है, बेल्ट है, उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। उसमें से बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो निकल करके इधर उधर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो क्लासिकल प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं। 24 अगस्त 2006 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ जो है, पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिक किया। जो उनकी गवेषणा है, अनुसंधान है, रिसर्च है, वो पब्लिश किया कि किसको ग्रह माना जाए और किसको ग्रह नहीं माना जाए, और किसको एस्ट्रॉयड माना जाए, किसको धूमकेतु कॉमेट माना जाए, किसको मीटियोर्स, मीटियोराइट माना जाए, और सोलर सिस्टम को कैसे सोलर सिस्टम माना जाए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो रिसर्च में आई वो देखा कि पहले तो हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, ग्रहों की। तो ग्रह जो हैं वो 24 अगस्त 2006 के बाद क्लासिकल प्लैनेट्स जिसे नाम दिया गया वो 8 हैं। उनमें जैसा हम देख रहे हैं हमारा एक सूर्य है, वो मध्यम प्रकार का एक एवरेज स्टार ही है जो हमारे घर से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो चारों तरफ रोशनी दे ही रहा है सबको, चारों तरफ ऐसे ऐसे। ये ऐसा तो नहीं है कि केवल इधर ही रोशनी आ रही है। अब हम देखें ये रोशनी, इसकी चारों तरफ रेडिएशन, धूप, घाम या विकिरण जिसे कह सकते हैं, वो चारों तरफ जा रहा है। तो अब बुध ग्रह की बात करें, पहला ग्रह बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह पर इधर जा रहा है, तो इधर का जो है वो हिस्सा गर्म, उतना ही ठंडा इधर का हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है बुध ग्रह। तो एक दिन कंप्लीट हुआ अपनी एक्सिस पर, यानी अक्ष पर। तो हम देख रहे हैं कि अपनी जगह पर हर एक ग्रह अपनी जगह पर एक चक्कर लगा के, माने यहां से यहां चक्कर लगा के फिर आ गया, एक दिन कंप्लीट होता है। डेली रोज अपनी जगह पे चक्कर लगाते 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 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। और ये चलने का पाथ है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं विज्ञान की भाषा में, कक्षा कहते हैं। तो ये अपनी कक्षा में ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो कक्षा है वो इलिप्टिकल है, ज्यादातर सारी दीर्घवृत्ताकार है, या फिर हिंदी में यूं कहें अंडाकार है, अंडे की जैसी। तो एक पोजीशन ये होती है कि ऐसी ऐसी अंडा इस प्रकार का होगा जो है, तो एक इधर कोना अंडा का दूर होगा, एक कोने पर है कोई चीज, दूसरी इधर दूर हो गया। और वही पास से जैसे यहाँ है तो इधर दूर हो जाएगा लंबी लंबी। और अगर ये ऐसे बढ़ता बढ़ता यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पास हो गई ये दूरी, और ये दूरी फिर इधर जा करके फिर दूर हो जाएगी, फिर यहाँ पर पास हो जाएगी, फिर यहाँ दूर होगी। तो ऐसे करके ये प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो ऐसे ये 8 ग्रहों की बात हुई, जैसे कि बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, फिर ये पृथ्वी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर, यानी ये मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी है। उसके बाद आ रहा है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह जो है, मान लीजिए अगर आज के जो मानव हैं उनको सबको बसा दिया है तो लगभग ऑन एन एवरेज आधे व्यक्ति
मंगल ग्रह पर रह पाएंगे। लेकिन अभी टेराफॉर्म करना होगा। टेराफॉर्म माने होता है कि जीवन जीने लायक वातावरणीय दशाएं उत्पन्न करना, पैदा करना। जैसे कि यहाँ पर ये रूम वगैरह है या घर है, तो वहां हमने ये सब चीजें बनाई हैं, वो बनी बनाई सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो ऐसे इसको बोलते हैं कि टेराफॉर्म करना। तो मंगल पर भी अब जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। उससे पहले अगर हम देखें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टा है जो कई लाइट ईयर में फैला हुआ है। यूं नहीं कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे आकार के 4 व्हीलर के जितने बड़े टुकड़े हैं और उनमें जो है वो कंकड़ पत्थर और मिट्टी के बने हुए या फिर यूं कह सकते हैं चट्टानी टुकड़े जो हैं वो हैं, यानी सोलर सिस्टम का बचा हुआ मलबा। हाँ, ये भी जो है सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल वे में, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में। लेकिन ये क्या होता है, ये कभी कभी जो है ये फ्रीली तो मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेविटी तो 0 के बराबर ही है, तो फ्री मूव कर रहा है। और इन्हें चलाने के लिए कोई पेट्रोल डीजल इंजन तो चल नहीं रहा है जो इनमें धक्का लगा रहा है। ये तो पूरा सोलर सिस्टम जब से बना है पिछले 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 अरब साल पहले से जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है और इन पर जो है रिसर्च हुआ है, अनुसंधान गवेषणा हुई है, तो हम पाते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पिछले 4.5 अरब साल पहले बना है पूरा विद सूर्य के। और सूर्य इसमें जो है मध्यम प्रकार का एवरेज तारा है। जो रात में आप देखते हैं बहुत बहुत बड़े तारे हैं, सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं। 70% तारे जो निकल कर आ रहा है वो 2 तारे हैं, यहाँ से एक दिखाई देता है। जब हम दूरबीन से या ऑब्जर्वेटरी से देखेंगे तो वो 2 तारे हैं, तो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं वो तारे, इन्हें बाइनरी स्टार कहते हैं। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिंगल स्टार सिस्टम है, यानी एक तारा है इसमें जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है और इसके चारों तरफ ये जो हमारे ग्रह हुए, इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जिसका नाम एस्ट्रॉइड बेल्ट जो रखा गया, इसमें एस्ट्रॉइड्स है यानी क्षुद्र ग्रह। तो ये तो क्लासिकल प्लेनेट यानी ग्रह हो गए। और ग्रह मानने के लिए जैसा कि IAU अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने देखा, रिसर्च किया कि ग्रह होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कुछ। जैसे कि ये पेन है तो पेन या मार्कर होने के लिए पेन जैसा दिखना चाहिए, ये है तो ये ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब चीज एक ही नाम रख दें तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा ना ब्रेन। तो इस सबको ब्रेन को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने सबका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया कि ऐसा दिखना चाहिए तो इसका ये नाम होगा, अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका ये नाम होगा, इसकी ये क्वालिटी है तो ये होगा। ऐसे हम यहाँ पर भी नाम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। ऐसे ही ग्रहों का जब वर्गीकरण हुआ तो देखा गया कि ग्रह होने के लिए, मान लीजिए कि हमारा जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह से छोटे नहीं होने चाहिए, अपनी जगह पर घूमना चाहिए, घूमते घूमते अपने पाथ यानी चलने का रास्ता है जो ऑर्बिट है उस पर घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ घूमते घूमते ये इसमें क्रॉस कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जो कंडीशंस थी उनमें से इनको फिर ग्रह माना। बाकी जो बीच में बच गया, जो सोलर सिस्टम का बचा हुआ मलबा जो बीच में फंसा हुआ है, इसे डेब्रिज कह सकते हैं, अंतरिक्षी कचरा कह सकते हैं, उस समय का बचा हुआ, जो इधर मंगल और इधर जुपिटर जो बृहस्पति उनके बीच में फंस गया। तो इसमें से इधर निकलते रहते हैं बहुत सारे टुकड़े, इधर भी निकल जाते हैं, इधर भी निकलते रहते हैं, ये दूसरी के ऑर्बिट में चले जाते हैं इधर कई बार। अब जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो अभी आ रहा है 24 वो इसी में से निकल के यहाँ इसी में से निकल करके ऑर्बिट काट रहा है। सीधे देखिए पृथ्वी की तरफ गिरा नहीं, ऐसे नहीं अभी बताते हैं हम। देखिए होगा क्या कि सर अगर हम देख रहे हैं कि जैसे सुमेकर लेवी 9 जो था एक एस्ट्रॉइड, वो इस पर ऐसे ऐसे गिरा तो हिला दिया था इस प्लेनेट को। अगर वो सोच लीजिए अगर इधर गिर जाता तो क्या होता, ऐसा और भी होता है। जो आ रहा है भी जाते रहते हैं, जो 24 आ रहा है, अगर वो पृथ्वी पर गिर जाए ये तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी की? पृथ्वी की स्थिति ये होगी कि आधी से ज्यादा पृथ्वी तो खत्म हो ही जाएगी एक बार में, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इतनी तेज टक्कर होगी और इसकी जो स्पीड है वो 25,000 मील प्रति घंटे से 28,000 मील प्रति घंटे के बीच में जो आकी गई है। अभी की जो स्पीड देखी जा रही है, अगर कुछ और टकराता है तो स्पीड और चेंज होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो जैसे हमारे पृथ्वी है ये डेली दिनों रात कर रहा है, डेली दिनों रात करते 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 आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे दिनों रात करते करते आगे बढ़ता जा रहा है, दिनों रात करता जा रहा है, अपनी जगह पर घूमते घूमते आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता है। पृथ्वी यहाँ पहुंच गया, ये वाला पृथ्वी यहाँ पहुंच गया, अपने पाथ पे घूम ही रहा है और ये लगभग 28 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा है। ये सब चीज इतना नहीं है कि स्थिर है। आप लग सकता है लोगों को कि हम तो आराम से पड़े हैं, स्थिर हैं, दुनिया हमारे क्या, दुनिया तो घूम ही रही है, दुनिया तो घूम ही रही है, हम क्यों घूमे इधर उधर। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं ना तो सोचते हैं भाई धरती तो घूम ही रही है, हमें क्या घूमना है।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम तो काम कर ही रहा है आपके लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये वाले बॉडी भी जो इनमें से निकला हुआ है, जिसका नाम जो है 2024 ON, ये मिस्टर जो निकल कर इधर पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ से गुजर करके ये ऐसे गुजरेंगे, ऐसे गुजरेंगे। अगर ये यहाँ से, हमारा चंद्रमा भी तो इसके साथ ही चल रहा है, चंद्रमा अपनी दूरी पे ऐसे चक्कर लगाते लगाते इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो चंद्रमा की पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 4 लाख किलोमीटर, यानी 3,84,000 किलोमीटर का है, या 4 लाख कह लीजिए। तो ये 4 लाख किलोमीटर की दूरी से मान लीजिए ये जो गुजरेगा यहाँ से, ये वाले महोदय 2024 ये एस्ट्रॉइड महोदय, ये 2.6 गुना दूरी से गुजरेंगे, जो पृथ्वी की और चंद्रमा की दूरी है उसके मुकाबले यहाँ से। और ये गुजर करके फिर ऐसे चले जाएंगे, ऐसे करके फिर इधर चले जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हिट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर उड़ा देंगे, किसी को एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। काफी करीब से समाचार पत्रों में भी तो ये काफी करीब ही है, चंद्रमा हमारे काफी करीब है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मांडीय दूरियों में इस दूरी को काफी करीबी माना जाएगा। अब क्या आप ये चाह रहे हैं कि पृथ्वी से टकरा जाए तभी करीब होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये काफी करीब। अगर ये पृथ्वी से चंद्रमा जितनी दूरी के करीब से, चंद्रमा से 2.6 गुना दूरी पर से होकर निकल रहा है। मतलब ये पृथ्वी से काफी दूर है। हाँ, काफी, बिल्कुल। लड़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक की संभावना नहीं, इतनी दूर है, इतनी संभावना है। हाँ, इतनी संभव। अगर 1 मिनट के लिए ये अपनी दिशा बदल देता था, रास्ते में कोई और एस्ट्रॉइड मिल जाता है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है, और पृथ्वी की इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कल्पना ज्ञान जो है वो, माना यहाँ एक ही एस्ट्रॉइड तो घूम नहीं रहे होंगे, नहीं, और भी बहुत सारे हैं। तो माना कि ये एस्ट्रॉइड यहाँ से आ रहा है और यहाँ एक और एस्ट्रॉइड है, इससे ये लड़ गया और ये इधर से इधर आ गया। अगर दिशा चेंज होगी तो इधर ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ मलबा या कुछ ना कुछ हानि पहुंचा देगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ कोई भी चीज ऐसी ट्रैक नहीं की गई है जो आपस में ऐसी टकरा जाए और फिर यहाँ पर आकर के जो है गिर जाए। ऐसा होता रहता है। जो मीटियोर्स वगैरह हैं, उल्काएं जिसे कहते हैं, वो भी हमारे सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं। तो वो उल्काएं क्या होती हैं, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी वार्षिक गति पर घूम रही होती है, ऐसे घूम रही है दिन और रात। और ये वार्षिक गति ऐसी होती है, ऐसे करके 365 से 66 दिन जहां से चली थी वहीं पर आ गई, तो ये पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं पृथ्वी का। अपना हैप्पी बर्थडे मनाने का मतलब होता है पृथ्वी ने सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कर लिया, जहां से चली थी वहीं आ गई। अब हम देख रहे हैं कि वो जो ऊट क्लाउड वगैरह है, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, या फिर कॉमेट वगैरह हैं, धूमकेतु हैं। तो धूमकेतु एक अलग चीज होती है। ये जो बात हुई वो एस्ट्रॉइड की हुई, छोटे ग्रह या क्षुद्र ग्रह जिन्हें नाम दिया गया उनमें से, तो ये एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। दूसरा अब हम बात करेंगे, जैसे समझ लीजिए कि मीटियोर्स, उल्काओं की, जो रात में जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, टूटते हुए तारे जिन्हें कहते हैं, वो अलग चीज है। वो क्या है कि हमारी सोलर सिस्टम है, इसकी जो बाउंड्री है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण ग्रह से बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे जंक, आइस, डेब्रीज, माने यूं कह सकते हैं कि बर्फीले टुकड़े हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ जैसे तक और कार के आकार के तक के। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं। वो भी ऐसे ऐसे जिन्हें हम कॉमेट या धूमकेतु कहते हैं। तो धूमकेतु जो है वो बर्फ, धूली कणों से मिलकर के बना होता है। तो वो भी जब सूर्य के पास से ऐसे गुजरता है यहाँ से कहीं से, तो क्या होता है, सूर्य के इसके जो टेम्परेचर है इसके कारण उसकी जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होती है। तो वो हजारों, लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ बन जाती है। तो लंबे पूंछ वाले धूमकेतु जो गुजरते हैं वो सूर्य की रोशनी के कारण बनते हैं और वो एक चमक उत्पन्न करते हैं। उनके कारण वो उनका मलबा जो रह जाता है वो मलबा छोड़ते चले जाते हैं सोलर सिस्टम में यहाँ भी। तो पृथ्वी भी जब ऐसे ऐसे डेली घूमते घूमते रोज दिनों रात करते आगे बढ़ती जाती है, तो उस धूमकेतु द्वारा छोड़ा गया यहाँ पर जो मलबा है, उस मलबे से, यानी जो वार्षिक गति होती है, आगे बढ़ने की गति, चक्कर पानी, उससे जब गुजरती है, मान लीजिए यहाँ पर जो मलबा छोड़ गया वो छोटा छोटा धूमकेतु, उस मलबे से ये आगे गुजरेगी, चुकी है तो ऐसे घूमना है सबको। तो ये जब यहाँ से गुजरेगी तो वो मलबा इसकी तरफ आएगा, जो धूल कणों से मिलकर के, गैस से, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी वगैरह से, और जो आपके बर्फ वगैरह है उनसे। तो क्या होगा कि इसमें जलेंगे आ करके, एकदम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चारों तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट करती, खींचती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ऐसे रात में जलती हुई ऐसी ज्वालाएं जैसी चली जाती हैं, स्ट्रीक्स टाइप की, उन्हें हम जो है उल्काएं कहते हैं। और अगर टकरा जाती हैं, टकराने के बाद में पृथ्वी पर भी गिर जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल है जो चारों तरफ जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर तक,
तो वो इसको पार करके कभी कभी धरातल पे भी गिर जाती हैं। तो उल्का पिंड के कारण भी जो है वो गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि कई जहरी जगह हैं, एरिज़ोना अमेरिका का है, जहाँ उल्का पिंड वगैरह गिरे हुए हैं। तो उल्का पिंड एक अलग चीज है, लेकिन होते वो भी ऐसे ही हैं, बर्फीले टुकड़े। इसके से भी टुकड़े, इसके भी बड़ा होता है, ये इसके टूटे हुए टुकड़े भी जब दाखिल होते हैं, छोटे जब होते हैं, तो वो भी उल्काएं बनते हैं। और उधर से जो बॉडी जा रही है, जिन्हें कोमेट या धूमकेतु कहते हैं, उनके टुकड़े भी उल्काएं में परिवर्तित होते हैं। ये दोनों जगह से हमें प्राप्त होते हैं। और ये एस्ट्रॉइड जो एस्ट्रॉइड बड़े हैं, ये काफी बड़े ये जो एस्ट्रॉइड है, क्या ये इसकी बात करें अगर हम 2024 ओवन जो है वो 20 से 30 मंजिला, लगभग 30 मंजिला इमारत जो है उसके बराबर है, जो अभी जो ट्रैक किया गया, मतलब 300 फीट ऊंचा। हाँ, लगभग उतना। मतलब ये अगर गिर जाएगा, वेग से गिरेगा तो अगर वेग से गिरेगा तो कई देश, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर ऐसा होने वाला नहीं है। इसके अंदर होता क्या है? इसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं, एनर्जी तो है ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कंकड़ीले, पथरीले और निकेल, कोबाल्ट, आयरन ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे दुर्लभ प्रजाति के मटेरियल पाए जाते हैं कुछ एस्ट्रॉइड्स में, जो एस्ट्रॉइड माइनिंग वगैरह के लिए भी अभी टेक्नोलॉजी इजाद कर रही है पूरी दुनिया में स्पेस एजेंसी, कि एस्ट्रॉइड माइनिंग, जैसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड ऐसे ट्रैक किए गए जिनमें कुछ महंगे तत्व, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर हम उन्हें माइन कर लेंगे तो वहां से हमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल सकता है। तो एस्ट्रॉइड माइनिंग स्वाभाविक सी बात है, अगर करेंगे तो वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर जाएगी, और एस्ट्रॉइड माइनिंग नाम से जो है वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर वर्क भी कर रही है। तो मतलब कुल मिला जुला के जो अभी ये एस्ट्रॉइड आ रहा है, इससे पृथ्वी को नुकसान नहीं है? हाँ, इससे तो बिल्कुल ना के बराबर है। और कितना प्रतिशत हो सकता है इसकी संभावना? मान लीजिए अभी जो जताई जा रही है वो 1 करोड़ में 0.001% के बराबर होने, बिल्कुल नो नथिंग एट ऑल के बराबर ही समझ लीजिए। इतना ही कम चांस है कि वो पृथ्वी की तरफ आ सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि यूं कह सकते हैं कि अगर हमने अभी सिक्का उछाला, कोई एक कॉइन लिया, टॉस किया, और पूरी दुनिया की संभावना 100% पे खत्म हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन परसेंटेज 100 पे ही निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि परसेंटेज 100 पे ना निकले, 500 पे परसेंटेज निकले, प्रतिशत 100 पे प्रति मानी 100। तो अगर हम कॉइन को ऐसे टॉस कर दें तो 50% सीधी संभावना ये है कि हेड आए, और 85% ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि टेल आए। अगर आप इनफाइनाइट टाइम कॉस्ट जो है आपका कॉइन है उसे टॉस करेंगे तो एक संभावना कहीं ना कहीं इनफाइनाइट भी टाइम भी छुपी हो सकती है कि वो ना हेड ना टेल वो खड़ा हो जाए। क्या नहीं हो सकता? तो ऐसे आगे आने वाले समय में अगर हम इन सारी चीजों की बात करें तो ये भी हो सकता है कि किसी बड़े एस्ट्रॉइड के कारण हिट कर जाए। इसीलिए जो है पोटेंशियल हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते रहती है पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी। उनमें से हजारों एस्ट्रॉइड, हजारों और भी बॉडी ऐसी हैं जो पृथ्वी पर खतरा हो सकती हैं, उनके लिए ट्रैक कर रहे हैं। तो उनके लिए नासा जो है वो अभी कुछ दिन पहले जो है DART डार्ट मिशन भी नासा ने कराया था, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन मिशन। एक वेन्यू नाम का एस्ट्रॉइड था इसमें से ही, उस पर जो है जरा सा ऐसे हिट कराया तो वहां तो फ्रीली घूम रही है बॉडी। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई उन्हें घुमा रहा है, वो तो अपने आप नेचुरली प्रोसेस चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसको ये मिशन का जो नाम दिया, इसने क्या किया कि जो एस्ट्रॉइड है वहां पर उसकी ये इधर जा रहा है, इसमें ऐसे कर दिया तो इधर हो गया, इधर चला गया, लाखों करोड़ों किलोमीटर कहाँ दूसरी दिशा में ही चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर आने वाले समय में हमें और भी बचा सकती है स्पेस एजेंसी, तो ये कर रही है कि ये वैसे मिशन करा करके ऐसा अगर कोई आगे भविष्य में इन फार फ्यूचर अगर हमारी एजेंसी आ भी रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हिट करके उसकी डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं। अगर हमें जैसे मान लीजिए ये अभी जो आ रहा है वो चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है उससे 2.6 गुना ज्यादा है अभी ये दूरी पर है इतनी। मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी और चंद्रमा यहाँ है, तो ये कहीं यहाँ पर से गुजरेगा ऐसे मान लीजिए 2.6 टाइम्स ज्यादा दूरी से। तो हम देख रहे हैं कि इसको अगर यहाँ पृथ्वी से हमने अपना कोई मिशन भेज दिया, कोई हमारे पास में ये मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई एस्ट्रॉइड मिशन के लिए कोई उपकरण है, इस एस्ट्रॉइड की हमें दिशा बदलनी है। तो जैसे डार्ट कराया था वैसे हम यहाँ से भेज सकते हैं अपना मिशन, यहाँ से भेज दिया, देख लिया हमने कि ये इतनी स्पीड से आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐसे हिट, ये एस्ट्रॉइड है ये हमारा ये जाएगा और ऐसे हिट करेगा और इसको कर दिया तो ये इसको ऐसे चला जाएगा ना, इधर निकल जाएगा ना, इधर नहीं आएगा। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे तमाम मिशन आगे आने वाले समय में होंगे और इस पर वर्क भी चल रहा है और करा भी चुके हैं, ये तो करा ही चुके हैं डार्ट का मिशन।
तो ये तो रहा मतलब asteroid। कुल मिला जुला के इससे खतरा नहीं है, इससे कोई भी खतरा और नहीं। अच्छा इसे देखा भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जो है नासा की जो वेबसाइट है वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। हाँ। और कई देशों में अन्य और देश हैं, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, कई देश और हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है मान लीजिए 2:30 के करीब में गुजरेगा यहाँ से, दिन में दोपहर का टाइम होगा उसमें, तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। हाँ। लेकिन दूसरे देशों से, अदर कंट्री से आप लोग देख सकते हैं। हाँ। और नासा का जो है JPL जो है वहाँ वो दिखाएगा उससे जो है, और कितना करीब से गुजर रहा है, हाँ कितना करीब से गुजरा, कैसा है, हाँ। वो पूरा उसका जो है लाइव प्रसारण भी करेंगे जो है। हाँ। और उनके पास में जो है वर्चुअल टेलीस्कोप भी है। हाँ। वर्चुअल टेलीस्कोप के थ्रू वो वहां पर दिखाएंगे भी, इसको पूरा लाइव कराने की योजना है नासा की। तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी को। ऐसे अभी बहुत सारे और भी जो है एस्ट्रॉइड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन किसी से खतरा नहीं होगा। अच्छा खतरा किसी से नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ये पूरी दुनिया में कोई भी कितना ही बड़ा वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी का साइंटिस्ट हो, वो इसको मना नहीं कर सकता कि भविष्य में नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर, जैसे अगर हम एपोफिस की बात करें जो 2004 में खोजा गया था, और उसके बाद में एपोफिस जो है, एपोफिस का मतलब ये है कि जो एक इजिप्शियन देवता वगैरह थे यूरोप के, उनके नाम पर उसका नाम रखा है एपोफिस। तो वो यूं कह सकते हैं कि एक हिसाब से वो अनिष्टकारी विनाश के देवता हैं। तो चीजें ऐसी नाम रख देते हैं लोग। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो एपोफिस की अगर हम बात करें जिससे बाद में आएगा, वो 2027 में 2029 में पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरेगा। उसके टकराने की संभावना ज्यादा है। उसके टकराने की संभावना 1.5 लाख में 1% है। अगर 1.5 लाख संभावना उभर के है तो 1% संभावना ये है कि जो एपोफिस एस्ट्रॉइड होगा पृथ्वी से टकराएगा आगे आने वाले समय में। पृथ्वी टकराने की संभावना है पूरी। फिर 2068 में अगर उसकी और एनकाउंटर क्लोज होगा, जैसे ये अगर 2027 में यहाँ से गुजरा, 29 में यहाँ से गुजरा, और 2068 में यहाँ से गुजरेगा, इस टाइप से समझ लीजिए। मतलब ये लग रहा है कि पास में, लेकिन आपस में तो बहुत दूरी है ना इनमें। और इसी तरह आने वाले 2-4 कोई और भी एस्ट्रॉइड और भी 300 साल बाद ये पृथ्वी के बगल से पृथ्वी के ऊपर भी गिर सकता है। स्वाभाविक बात है, अगर कोई आगे आने वाले समय में ऐसा एस्ट्रॉइड आए जिसकी डायरेक्शन सीधी जो है यहाँ से कहीं गुजरती हुई यहाँ पृथ्वी है, और यहाँ से गुजरती हुई ऐसे ऐसे पृथ्वी की तरफ ही आ जाए, तो ये तो हो सकता है। ये भविष्य में मना भी नहीं कर सकते। डायनासोर इसी तरह समाप्त हुए थे। चिक्सोलोव नाम का जो एस्ट्रॉइड था जो गिरा था, उसके कारण क्या हुआ कि बहुत तेजी से बहुत बड़ा काफी एस्ट्रॉइड जो है धरती को हिट किया, और हिट करने के कारण ये रिसर्च निकल के आते हैं। तो अब हिट करने के कारण धूल जलवाष्प गैस सब पूरी ऊपर उठ गई बहुत तेजी से, एकदम पृथ्वी का पूरा एकदम हिल गया इकोसिस्टम, और पूरी धूल के गुबार ऊपर उठ गए। उसके कारण सूर्य की रोशनी नहीं आएगी हजारों लाखों सालों तक। तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है डायनासोर्स वगैरह की जो थ्योरीज निकल के आ रही हैं, और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह में बहुत सारी चीजें या फिर रिसर्च गवेषणा अनुसंधान जो आए हैं डायनासोर्स कैसे खत्म हुए, उनमें एक काफी हद तक अब तक द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थिंग्स, अब तक ज्यादा स्वीकार्य युक्ति वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, वो यही है कि इनमें से कोई बड़ा एस्ट्रॉइड जो है आकर के गिरा होगा, हिट किया होगा, उसके कारण पूरी पृथ्वी की जो है वो एकदम सिस्टम हिल गया और धूल के गुबार बन गए, उनसे पूरा एटमॉस्फेयर ढक गया। उसके कारण हजारों सालों तक फिर इकोसिस्टम चेंज होता रहा, फिर छोटी छोटी प्रजातियां उत्पन्न हुई, फिर जो है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के तहत जो है अब हम और भी इस फॉर्म में आ चुके। तो हम भी तो हमेशा ऐसे नहीं थे। हम इन सारे धूमकेतुओं को और सारे एस्ट्रोनॉट को समझ रहे हैं। तो फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। कोई भी खतरा नहीं है। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। तो हमारे साथ अमरपाल सिंह सर थे, खगोल वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत आसान तरीके से समझाया कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, कैसे ये पृथ्वी से टकराता है, कैसे नहीं टकराता है, और कितनी संभावना है इस 15 सितंबर को दुनिया समाप्त हो जाने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।